नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुनील सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को इस टाइटल के माध्यम से पता चल गया होगा कि मैं आज आपके समक्ष हिंदी की जो संपूर्ण शिक्षण विधियाँ यानी पेडागोजी है, उस सभी को मैं आपके समक्ष पेश करने जा रहा हूँ। बात करते हैं यानी कि हिंदी की शिक्षण विधियों के बारे में। तो यह मैराथन क्लास रहेगी और इस मैराथन क्लास के अंदर बात करते हैं तो 2 मैराथन क्लास होंगी जिसमें हिंदी की संपूर्ण शिक्षण विधियों को हम कवर करेंगे। हिंदी की शिक्षण विधियों के बारे में बात करते हैं तो हमने हिंदी की शिक्षण विधियों को 3 भागों में डिवाइड करके हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, देखो जैसे पहला जो भाग है वह है भाषा शिक्षण की विधियाँ, और दूसरा जो भाग रहने वाला है वह है भाषा शिक्षण के उपागम, और जो तीसरा जो भाग है वह है भाषा दक्षता का विकास और भाषाई कौशलों का विकास। यानी कि जो हमारा 4 कौशल रहते थे, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो यानी कि हम स्टार्ट करते हैं भाग नंबर पहला, भाषा शिक्षण की विधियाँ। देखो हमारा जो भाग नंबर पहला है भाषा शिक्षण की विधियाँ, इनमें हम बात करते हैं तो सबसे पहले आ जाता है गद्य शिक्षण की विधियाँ। गद्य शिक्षण की विधियों के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों गद्य तो आप जानते ही होंगे जो कि हम पढ़ते हैं। अब इस गद्य शिक्षण की विद्यालय स्तर पर गद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या रहे होंगे तो उनके अंदर बात करते हैं। तो देखो जाहिर सी बात है कि छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना और छात्रों द्वारा उच्चारण को शुद्ध करवाना, छात्रों को पठन व वाचन कला में निपुण करना और लिपि का ज्ञान छात्रों को करवाना, छात्रों को मौन पठन में दक्ष बनाना, मतलब इत्यादि यानी कि इसके क्या हैं उद्देश्य हैं। देखो इसके बारे में बात करते हैं तो गद्य शिक्षण के बारे में आगे हम बात करते हैं तो देखो इसके यानी कि जो इसकी व्याख्या के बारे में बात करते हैं तो इसकी व्याख्या देखो किसी भी वस्तु को दिखा करके हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं, और अभिनय के द्वारा हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं, पर्यायवाची शब्द बता करके हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं, विलोम शब्द बता करके व्याख्या कर सकते हैं, समास विग्रह है, संधि विच्छेद करके हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं, उपसर्ग प्रत्यय बता करके इत्यादि शब्द हम बता करके इसकी क्या कर सकते हैं व्याख्या कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी प्रमुख जो यानी कि विधियां हैं और वह विधियां कौन कौन सी है। तो वे विधियां हैं, एक तो अर्थ कथन विधि, दूसरी है व्याख्यान विधि और तीसरी है प्रश्नोत्तर विधि। अर्थ कथन विधि के बारे में बात करते हैं तो इस विधि में कठिन शब्दों का अर्थ वाचन के साथ बताया जाता है। और व्याख्यान विधि के बारे में बात करते हैं तो व्याख्यान विधि के अंदर बात करते हैं तो इस विधि में वाचन के साथ साथ कठिन शब्दों का अर्थ तथा पैराग्राफ की पूर्ण संख्या व्याख्या की जाती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि प्रश्नोत्तर विधि के बारे में। तो इस विधि में अध्यापक वाचन के साथ साथ प्रश्नोत्तर करता है तथा प्रश्नोत्तर के माध्यम से पाठ का विकास करता है। इसमें प्रश्न पूर्व ज्ञान आधारित होते हैं, मतलब जैसे पूर्व ज्ञान आधारित इसके अंदर क्या करवाते हैं, प्रश्न करवाते हैं। तो ये हमारे गद्य शिक्षण की ये विधियां है और गद्य शिक्षण के बारे में हमने जाना। अब हम बात करते हैं कि पद शिक्षण के बारे में, पद शिक्षण के उद्देश्य और इनकी विधियों के बारे में। देखो पद के बारे में बात करते हैं तो पद का जो सामान्य अर्थ होता है यानी कि रचना जो छंदोबद्ध होती है, यानी कि छंदों के समावेश से जो यानी कि जो रचनाएं होती है उसको हम यानी कि छंदोबद्ध कहते हैं। इसके अंदर बात करते हैं तो इसके उद्देश्य भी यानी कि वही हैं। जैसे देखो छात्रों को मनोयोग पूर्वक सुनने में योग्य बनाना और उचित लय, गति, स्वर और ज्ञान, ठीक है, कल्पना शक्ति का विकास करना, कविता का अर्थ समझने योग्य बनाना, कविता के प्रति रुचि उत्पन्न करना और कविता की रचना करने के लिए प्रेरित करना और समृद्धियों का विकास करना। इस प्रकार से यानी कि इसके प्रमुख उद्देश्य यानी कि ये हो जाते हैं जिसको मैं आपको सिर्फ बोल कर ही बता रहा हूँ। बात करते हैं हम कविता शिक्षण। पद शिक्षण में छात्रों की रुचि का विकास करने के साधन क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो कि कविता का प्रभावशाली सस्वर वाचन करवाना चाहिए और कविता कंठस्थ करके बच्चों को सुनाना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कविता हमें यानी कि आधी अधूरी आए और हम बच्चों को सुनाने चले जाए। उसके बाद हम बात करते हैं कि विद्यार्थियों को कहना कि स्वयं भी संग्रह करना, यानी कि कविताओं के बारे में विद्यार्थियों से कहना, विभिन्न उत्सवों व कविता पाठ का आयोजन करवाना, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता का आयोजन करवाना इत्यादि इसकी क्या है यानी कि इसको विकसित करने के यह उद्देश्य है। अब हम इसकी यानी कि
जो विधियां हैं वह कौन कौन सी है? अभिनय विधि और गीत विधि, अर्थबोध प्रणाली और व्याख्यान विधि और खंडान्वय विधि। इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अभिनय विधि। ये पद शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है और इसमें अध्यापक अभिनय व गीत की सहायता से पद का शिक्षण करवाता है। ठीक है। गीत विधि के बारे में बात करते हैं तो इस विधि में एक पंक्ति अध्यापक गाता है तथा बाद में विद्यार्थी उसका अनुकरण करते हैं। अर्थबोध विधि के बारे में बात करते हैं तो इस विधि में अध्यापक पहले एक पंक्ति स्वयं गाता है तथा विद्यार्थी उसका अनुकरण करते हैं। आगे हम बात करते हैं व्याख्यान विधि। इसमें अध्यापक पद का वाचन करता है तथा शब्दांश बालकों को अर्थ समझाता है, मतलब शब्दांश बताकर उसका बालकों को अर्थ समझाता है। खंडान्वय विधि के बारे में बात करते हैं तो इस विधि में अध्यापक पूरे पद को छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर लेता है तथा पहले वह इन खंडों को अलग अलग व्याख्या करता है। इस प्रकार से यानी कि यह जो विधियां हैं पद की। आगे हम बात करते हैं यानी कि कविता के प्रकार, जो कविता पाठ करवाते हैं उसके प्रकार। तो कविता पाठ के दो प्रकार हो सकते हैं और वह कौन कौन से हैं? तो देखो, एक तो है बोध पाठ और एक है रस पाठ। ये दो इसके क्या है? कविता पाठ के प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करते हैं कि जो अगली जो हमारी शिक्षण यानी कि होगा वह होगा एकांकी शिक्षण। कौन सा होगा? एकांकी शिक्षण। एकांकी शिक्षण क्या होता है? देखो, किसी एक घटना को लेकर नाटक का लघु यानी कि संक्षिप्त जो रूप बनता है वह नाटक एकांकी शिक्षण कहलाता है। ठीक है। अब एकांकी शिक्षण की जो विधियां क्या रहती है? तो वह रहती है कक्षा, भिन्नीय विधि, रंगमंच व अभिनय विधि प्रणाली, व्याख्यान विधि। इसे हम अर्थकथन प्रणाली भी कहते हैं। तो इसमें देखो यानी कि ये जो कक्षा अभिनय विधि है, या फिर हम इसके एकांकी शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में बात करते हैं तो इससे उद्देश्य क्या होता है कि विद्यार्थियों को अभिनय कला में निपुण करना, यानी कि जो नाटक वाटक होते हैं उनके अंदर निपुण करना। छात्रों को किसी समाज या देश में परिस्थितियों को से अवगत कराना, छात्रों को प्रभावशाली व शुद्ध वार्तालाप में दक्ष बनाना और छात्रों को अवसरानुकूल शब्दावली का प्रयोग करवाना सिखाना, छात्रों को मानव जीवन में विभिन्न पक्षों से अवगत कराना। ये यानी कि और बात करते हैं, एक और देख लो, जिस छात्रों का मनोरंजन करना तथा उन्हें आनंद प्राप्त करना इत्यादि इसके क्या रह सकते हैं? उद्देश्य रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी विधियों के बारे में। देखो, सबसे पहली जो विधि है वह है कक्षाभिनय विधि। कौन सी? कक्षाभिनय विधि। और यह विधि एकांकी शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ व व्यवहारिक और सर्वाधिक उपयोगी विधि है। इस विधि में विद्यार्थियों को कक्षा में ही पात्र बनाकर बिना साज सजा, मतलब बिना सजावट के यानी कि संवाद व अभिनय करवाया जाता है। समझ गए आपको? रंगमंच प्रणाली के बारे में बात करते हैं तो यह जो विधि है इसमें क्या करता है? देखो कि इस विधि में अध्यापक बाकायदा व पूर्ण समाज व साज सजा यानी कि सज धज करके मंच पर पूर्ण रूप से पात्रों को वेशभूषा में सजाकर विद्यार्थियों से नाटक व मंचन करवाता है। जैसे अपन जो सांस्कृतिक प्रोग्राम करवाते हैं स्कूलों में तब देखा होगा। व्याख्यान विधि के बारे में बात करते हैं तो इस विधि के अंदर यानी कि इस विधि को अर्थकथन प्रणाली कहा जाता है। इसमें अध्यापक स्वयं विद्यार्थियों के समक्ष एकांकी का सस्वर वाचन करता है तथा कठिन शब्दों के अर्थ को समझाते हुए एकांकी से निर्धारित घटना व संदेश की व्याख्या विद्यार्थियों के समक्ष करता है। तो ये तीनों जो विधियां हैं ये आपको समझ आई होगी। अब हम बात करते हैं कहानी शिक्षण। कहानी शिक्षण के बारे में बात करते हैं जो कि कहानी शिक्षण, कहानी के बारे में बात करते हैं तो कहानी एक ऐसी रचना है जिसे लेखक एक ही घटना तथा उसके पीछे निहित मनोभावों को स्पष्ट करता है या उजागर करता है। तो ये आप समझ ही गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि कहानी शिक्षण की विधियां। कहानी शिक्षण की विधियों के बारे में बात करते हैं तो चित्र प्रदर्शन विधि, अधूरी कहानी पूर्ति प्रणाली, मौखिक कहानी कथन प्रणाली और वाचन प्रणाली। बात करते हैं चित्र प्रदर्शन विधि के बारे में तो यह विधि कहानी शिक्षण की प्राथमिक स्तर की सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसमें विद्यार्थियों के समक्ष कहानी को पूर्व ज्ञान से तथा चित्र के माध्यम से जोड़कर प्रस्तुत किया जाता है। इतना समझ आ गया। अधूरी कहानी के बारे में बात करते हैं तो इस प्रणाली में कहानी को टुकड़ों में विद्यार्थियों के समक्ष रखा जाता है तथा उसे विद्यार्थियों को कल्पना की सहायता से पूर्ण किया जाता है। ठीक है। मौखिक कहानी कथन प्रणाली के बारे में बात करते हैं तो
इसमें क्या होता है कि अध्यापक विद्यार्थियों के समक्ष कहानी के सार को स्वयं मौखिक रूप से प्रस्तुत करता है। इसमें विद्यार्थी मात्र श्रोता बनकर अमूर्त रूप से कहानी की कल्पना करते हैं। वाचन प्रणाली के बारे में बात करते हैं तो इसमें पहले अध्यापक पूरी कहानी का वाचन करता है, तत्पश्चात छात्रों से इसका वाचन करवाता है। अब हम बात करते हैं कि व्याकरण शिक्षण की विधियां और व्याकरण शिक्षण। तो व्याकरण के बारे में बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि व्याकरण भाषा को शुद्ध व सर्वमान्य रूप प्रदान करती है तथा इस सर्वमान्य रूप का संरक्षण भी करती है। भाषा में वाक्य व वाक्य में शब्द तथा शब्द में वर्णों का कहाँ स्थान होगा, इसका निर्धारण व्याकरण के द्वारा होता है। अब हम बात करते हैं कि व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य क्या हो सकते हैं। तो छात्रों को विभिन्न ध्वनियों का ज्ञान देना, छात्रों में भाषा की अशुद्ध व शुद्ध भाषा का प्रयोग करने की क्षमता का विकास करना और वाक्यों में शब्दों का स्थान व उनका अर्थ इत्यादि की कुशलता का विकास करना इत्यादि इसके क्या हो सकते हैं, शिक्षण उद्देश्य हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि व्याकरण शिक्षण की विधियां। तो देखो, आगमन निगमन विधि और प्रयोग विश्लेषण विधि, समवाय विधि और भाषा संकर विधि, इनके बारे में बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो यानी कि हमारी विधि रहने वाली है वह रहने वाली है आगमन निगमन विधि। यह व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसमें पहले उदाहरण देकर नियम समझा जाता है, मतलब पहले तो उदाहरण और फिर उसके बाद क्या होती है, नियम। पहले उदाहरण उसके बाद नियम इसके अंदर क्या करते हैं, समझाया जाता है। इसके अतिरिक्त पाठ्यपुस्तक विधि व सूत्र विधि की व्याकरण शिक्षण की प्रचलित विधियां हैं, परंतु आगमन निगमन विधि से श्रेष्ठ विधि व्याकरण शिक्षण की कोई हो ही नहीं सकती। ठीक है, हम बात करते हैं रचना शिक्षण, जिसे सजना और सावर्ण विधि भी कहते हैं। इसके बारे में बात करते हैं तो किसी भी माध्यम से, चाहे वह लिखित हो या मौखिक, विचारों की कलात्मक व व्यवस्थित अभिव्यक्ति को रचना कहा जाता है, मतलब कला पेश करना। ठीक है, रचना के दो प्रकार होते हैं, मौखिक और लिखित। अब इसके उद्देश्य क्या रह सकते हैं, तो उद्देश्य के बारे में बात करते हैं तो विद्यार्थियों में विचारों को क्रमबद्ध करने की क्षमता का विकास करना, विद्यार्थियों में शुद्ध भाषा व सर्वमान्य भाषा के प्रयोग की आदत का विकास करना, विद्यार्थियों में अवसानुकूलन शब्दावली का प्रयोग करने की आदत का विकास करना। इसकी विधियों के बारे में बात करते हैं तो इसकी विधि आ जाती है प्रश्नोत्तर विधि, देखो और कहो विधि और शब्द प्रधान विधि। प्रश्नोत्तर विधि के बारे में बात करते हैं तो यह रचना शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। इसमें जिस विषय की रचना करवानी है, इससे संबंधित प्रश्न अध्यापक विद्यार्थियों से क्रमानुसार करता है। देखो और कहो विधि के बारे में बात करते हैं तो यह विधि रचना शिक्षण की प्रश्नोत्तर विधि के पश्चात दूसरी सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसमें अध्यापक विद्यार्थियों को कोई वस्तु दिखाकर उसके बारे में मौखिक रूप से या लिखित रूप से रचना करवा सकते हैं। शब्द प्रदान विधि के बारे में बात करते हैं तो यह रचना करने की तीसरी श्रेष्ठ विधि है। इसमें अध्यापक विद्यार्थियों को एक शब्द देता है तथा कुछ शब्दों का समूह प्रदान करता है, फिर उनके आधार पर विद्यार्थियों को मौखिक या लिखित रचना करने को कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं भाषा शिक्षण के उपागम, जो कि हमारा दूसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया, अब हमारा दूसरा जो टॉपिक रहने वाला है वह रहने वाला है भाषा शिक्षण के उपागम। इसके बारे में बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले जो हमारा पहला जो बिंदु आता है वह आता है अभिक्रमित अनुदेशन उपागम के सिद्धांत। इसके बारे में बात करते हैं तो देखो, शिक्षा का उद्देश्य बालक का ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक विकास करना है। ज्ञानात्मक विकास से मस्तिष्क, भावात्मक से हृदय व क्रियात्मक से मांसपेशियों का विकास होता है। कुछ इस प्रकार से यानी कि यह है। इसके बारे में एक बात करते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक है आर एविल के अनुसार अभिक्रमित अनुदेशन केवल स्वाध्याय हेतु निर्मित पाठ्य वस्तु ही नहीं अपितु यह एक प्रशिक्षण परिविधि भी है। अब देखो, अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं तो इसकी सिद्धांत प्रमुख हमें देखने को मिलते हैं और उन्हीं सिद्धांतों के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत,
प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, स्वगति का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत और पुनर्बंधन का सिद्धांत, ये इसके प्रमुख सिद्धांत हमें देखने को मिलते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार के बारे में बात करते हैं तो इनके जो प्रमुख प्रकार हमें देखने को मिलते हैं वह मिलते हैं रेखीय अथवा बाह्य अभिक्रमित और शाखीय अथवा आंतरिक अभिक्रमित, अवरोही श्रृंखला व मैथेटिक्स अभिक्रमित। अब हम पहला जो यानी कि इसका प्रकार है उसको देखते हैं कि रेखीय अथवा बाह्य अभिक्रमित। इसका प्रतिपादन हार्वर्ड, किसने? हार्वर्ड विश्वविद्यालय जो कि अमेरिका में है, उसके प्रोफेसर बी.एफ. स्किनर ने, किसने? बी.एफ. स्किनर ने 1954 में किया था। और इसकी जो प्रमुख विशेषता जैसे हमें देखने को मिलती है, कौन सी? उद्दीपन और अनुक्रिया जैसी, ठीक है। तो इसका यानी कि प्रतिपादन किसने किया था? बी.एफ. स्किनर ने, जो कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के क्या है? प्रोफेसर हैं। जो दूसरा हमारा जो बिंदु था वह था शाखीय व आंतरिक अभिक्रम, ठीक है। यह नॉर्मन ए क्राउंडर ने 1960 ईस्वी में इसका विकास किया और इसे शिक्षार्थियों के लिए जो वे शिक्षार्थी जो कमजोरियों और कठिनाइयों और त्रुटियों आदि ध्यान में रखकर पदों का निर्माण करते हैं, उनके लिए यह प्रणाली है। बात करते हैं इसी क्राउंडर अभिक्रमित अध्ययन विधि भी कहते हैं। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। जो हमारा तीसरा जो प्रकार है वह है अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन। उद्देश्य बालक विषय पर पूर्ण अधिकार। इसका विकास थॉमस एफ गिलबर्ट ने 1962 में की। इसे मैथमेटिक्स पत्रिका में प्रकाशित भी किया। इनकी जो एक पत्रिका है, कौन सी? मैथमेटिक्स पत्रिका, उसमें इसे प्रकाशित भी किया था। अब हम बात करते हैं यानी कि आगे कंप्यूटर आधारित अभिक्रम जो यानी कि विधियां हैं उसके अंदर बात करते हैं तो ये फ्रेम के आधार पर यानी कि हमें देखने को मिलती है, जैसे फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, इस प्रकार से। अब हम बात करते हैं कि दल शिक्षण के सिद्धांत। दल शिक्षण के सिद्धांत क्या 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 है? तो देखो, दल शिक्षण के बारे में मैं एक छोटी सी लाइन आपको पहले समझा देता हूँ कि दल शिक्षण को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। देखो, दल शिक्षण विधि का जो विकास है अमेरिका में हुआ था और कार्लो आल्सन के अनुसार दल शिक्षण अनुदेशन परिस्थितियों को उत्पन्न करने की एक प्रविधि है। इसमें 2 या 2 से अधिक अध्यापक अपने कौशल तथा प्रशिक्षण योजनाओं का छात्रों की एक समूह है कि शिक्षण में सहयोग करते हैं, ठीक है। इतना आप समझ में आ गया। अब इसकी जो सिद्धांत है उसके बारे में हम जान लेते हैं कि वस्तु के व्यवस्थित क्रम का सिद्धांत। इस विधि में छात्रों को तत्पर रखना आवश्यक है। शिक्षक क्षमता का सिद्धांत, निश्चित समयावधि का सिद्धांत, कक्षा में छात्रों की संख्या का सिद्धांत, समस्या समाधान का सिद्धांत, दृश्य श्रव्य सामग्री के चयन का सिद्धांत, अनुशासन स्थापित करने का सिद्धांत। आगे हम बात करते हैं अब, और जो नवा जो हमारा सिद्धांत रह गया वह रह गया बालकों के अधिगम का निरीक्षण करने का सिद्धांत। इसकी जो आगे की जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है वह है कि दल शिक्षण की कार्य प्रणाली। जो पहला जो अगला जो बिंदु है दल शिक्षण की कार्य प्रणाली, इसके अंदर बात करते हैं तो देखो इसमें क्या होता है, जैसे योजना बनाना, व्यवस्था और मूल्यांकन, ये इसके प्रमुख क्या है, इसके बिंदु हैं। दल शिक्षण का प्रारूप के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो प्रारूप यानी कि जैसे मान लो आम सभा सत्र, लघु सत्र और प्रयोगशाला सत्र, ये इसके क्या है, इसके लघु रूप है। अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु सुझाव क्या हो सकते हैं? तो अनेक सुझाव हो सकते हैं, जैसे कि मान लो कि अध्यापकों की संख्या में भी निश्चित होनी चाहिए। अधिक से अधिक एक छात्र के समक्ष 3 अध्यापक को ही होना चाहिए। मतलब इसके कई सारे उद्देश्य हमें देखने को मिल जाते हैं। आगे हम बात करते हैं परियोजना उपागम, जिसे हम प्रोजेक्ट विधि भी कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि यह विधि दर्शन शास्त्रियों के विचारों की देन है। इस विधि का सर्वप्रथम विचार प्रसिद्ध दर्शन शास्त्री जॉन डीवी, किसने? जॉन डीवी ने इसका क्या किया था?
प्रतिपादन किया था? जॉन ड्यूवी ने इसका प्रतिपादन किया था। जॉन ड्यूवी के जो शिष्य हैं विलियम किलपेट्रिक इसके जनक माने जाते हैं। मतलब ये जो विचार दिया था किसने? जॉन ड्यूवी ने। लेकिन इसका प्रतिपादक इसके जो जॉन ड्यूवी के जो शिष्य हैं कौन? किलपेट्रिक, इन्होंने इनका जनक यानी कि माना जाता है। विचार इनका था, लेकिन इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया किसने? किलपेट्रिक ने। तो यानी कि विलियम किलपेट्रिक इसके क्या माने जाते हैं? जनक माने जाते हैं, यानी कि पिता माने जाते हैं। तो देखो परियोजना के प्रकार 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं, और उन चारों के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। तो सृजनात्मक व रचनात्मक परियोजना, समस्यात्मक परियोजना, आनंदात्मक परियोजना, अभ्यास परियोजना, ये इसके क्या हैं? 4 प्रकार हैं। परियोजना विधि के पद तो यानी कि कुल पद 6 हैं। अब 6 कौन कौन से हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। परिस्थिति का निर्माण करना, योजना का चयन करना, योजना का कार्यक्रम बनाना, योजना का क्रियान्वयन करना, और योजना के कार्यों का मूल्यांकन करना, योजना के लेखा जोखा लिखना, इस प्रकार से। अब देखो आगे हम बात करते हैं कि परियोजना विधि के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। तो परियोजना विधि के उदाहरणों के बारे में हम बात करते हैं। तो देखो छात्रों के भोजनालय व संचालन करना, विद्यालयों की खाली जमीन व बगीचे का निर्माण करना, विद्यालय के में बचत बैंक का संचालन करना, बुक बैंक का संचालन करना, विद्यालय में विभिन्न खिलौनों का निर्माण करना, व डाकघर की कार्यप्रणाली का अध्ययन करना, ये इसके क्या है? इसके उदाहरण हो सकते हैं। तो उदाहरण हो गए। अब हम बात करते हैं परियोजना विधि के गुण क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मान लो कि यह एक मनोवैज्ञानिक व वैज्ञानिक विधि है। यह विधि विद्यार्थियों को स्वयं कार्य करने की को प्रेरित करती है। यह विधि समवाय के सिद्धांत का पालन करती है। यह विधि करके सीखने के सिद्धांत पर ही आधारित है। अब परियोजना विधि के दोष क्या हो सकते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। यह एक अत्यंत लंबी विधि है। इसमें समय व धन अधिक लगता है। इसके द्वारा पाठ्यक्रम को पूर्ण नहीं करवाया जा सकता। इसके द्वारा प्रत्येक प्रकरण को नहीं पढ़ाया जा सकता। इस विधि पर आधारित पुस्तकों का अभाव यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी है, यानी कि उपयोगी नहीं है। आगे हम बात करते हैं समस्या समाधान उपागम। देखो समस्या समाधान उपागम के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि यह विधि विद्यार्थियों की मानसिक क्रिया पर आधारित है, क्योंकि इस विधि में समस्या का चयन करके विद्यार्थी स्वयं विचारों तथा तर्क शक्ति के आधार पर मानसिक रूप से समस्या का हल ढूंढकर नवीन ज्ञान प्राप्त करना समस्या समाधान विधि कहलाती है। और समस्या समाधान विधि के सोपान व चरण कौन कौन से हैं तो उनको हम देखते हैं। सबसे जो पहला जो इसका जो चरण है वह है समस्या का चयन करना। समस्या का चयन करना, जैसे मान लो इसमें शिक्षक हिंदी विषय के उन प्रकरणों का चयन करता है जो समस्या समाधान विधि से पढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि यह सर्वमान्य है कि समस्त प्रकरण इस विधि से नहीं पढ़ाए जा सकते। आगे हम बात करते हैं कि समस्या का प्रस्तुतिकरण करना। यह सोपान भी अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि विद्यार्थियों की समस्या के महत्व का पता नहीं होगा तो वे इस समस्या में कभी भी रुचि नहीं लेंगे। अतः इस सोपान के माध्यम से समस्या के महत्व को विद्यार्थियों के समक्ष स्पष्ट कर उनमें रुचि पैदा करना अध्यापक का काम है। आगे हम बात करते हैं परिकल्पनाओं व उपकल्पनाओं का निर्माण करना। तो इस सोपान के अंतर्गत छात्र समस्या का हल ढूंढने के लिए परिकल्पनाओं एवं उपकल्पनाओं का निर्माण करता है। समस्या से संबंधित तथ्यों एवं एकत्रित करना, और अगला जो हमारा चरण है वह है विश्लेषण करना और निष्कर्षों का मूल्यांकन करना। ये इसके क्या है? समस्या समाधान विधि के चरण है। समस्या समाधान विधि के गुण क्या क्या हो सकते हैं तो गुणों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो गुणों के बारे में हम बात करते हैं तो इसमें देखो समस्या समाधान विधि के माध्यम से कौशलों व अनुभव आ जाते हैं विद्यार्थियों को। इस विधि में बालक को स्वाध्याय की आदत का निर्माण हो जाता है। इस विधि में विद्यार्थियों को तथ्यों को एकत्रित करना तथा उन्हें व्यवस्थित करना सीख लेते हैं। इस विधि में अनुशासन प्रियता को बढ़ावा मिलता है।
इस विधि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। इस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी रहता है। अब हम बात करते हैं कि भाषा दक्षता का विकास, भाषाई कौशलों। अब हमारा जो तीसरा जो बिंदु है वह रहे, इस जो शिक्षण वृद्धि का तीसरा जो भाग है वह है भाषा दक्षता का विकास, भाषाई कौशलों का विकास करना। बात करते हैं मानव भाषा के माध्यम से अपने विचार का आदान प्रदान करना भाषा शिक्षण कहलाता है। भाषा मानव द्वारा अर्जित संस्कारों में से एक महत्वपूर्ण संस्कार है। यहाँ पे भाषा है। भाषा मानव द्वारा अर्जित संस्कारों में से एक महत्वपूर्ण संस्कार है। भाषा के दो रूप हमें देखने को मिलते हैं, लिखित और मौखिक। भाषा कौशल के बारे में हम बात करते हैं तो हमें 4 कौशलों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे श्रवण कौशल यानी कि सुनकर अर्थ ग्रहण करना, पठन कौशल पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल यानी कि बोलकर विचार प्रकट करना, लेखन कौशल जो लिख करके विचार व्यक्त करना। ये क्रम ऐसा सही नहीं है, लेकिन यानी कि यहाँ पे समझाने के लिए आपको बताया गया है। आगे हम बात करते हैं कि इनका सही क्रम क्या रहने वाला है। तो इनका सही क्रम है श्रवण कौशल और फिर मौखिक कौशल, फिर पठन कौशल, फिर लेखन कौशल। श्रवण कौशल, पठन कौशल, इसको हम गृह्यात्मक कौशल भी कहते हैं, यानी कि इनपुट कहते हैं, यानी कि इनके द्वारा हम अपने अंदर ग्रहण करते हैं। और हम बात करते हैं मौखिक कौशल व लेखन कौशल, इनको हम अभिव्यंजनात्मक कौशल भी कहते हैं, यानी कि आउटपुट। इनके द्वारा हम अपने आंतरिक जो यानी कि ज्ञान को प्रकट कर सकते हैं। इस प्रकार से यानी कि यह हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। अब आपका जो कमेंट है इसका मैं इंतज़ार करूँगा। आपके कमेंट में पार्ट 2 के लिए आवश्यकता है या फिर आपको अच्छा लगा तो मैं पार्ट 2 ज़रूर से ज़रूर लेके आऊँगा आपके समक्ष जल्दी से जल्दी। तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें कि पार्ट 2 कब तक मैं आपके समक्ष पेश कर दूँ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।